बाकी लोग भी आ रहे हैं। आज का सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, बेसिक टेक्नोलॉजी। हमने पहले देखा था कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बना और कैसे इवॉल्व होके पेपर करेंसी तक सब कागज की रसीद मैंने उर्दू में बनाया था। प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इस दफ़ा नहीं बना सका, थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो कोशिश करेंगे कि आपको इंटरनेट से डायरेक्ट सर्च के ज़रिए और बाकी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम सर्ज बतूल। इसमें कुछ जो स्टूडेंट हैं चल वो रहा है मेरे क्या है? जी वो मेरे कुछ आईटी का ग्रुप है, वहाँ से भी लोग इसमें शामिल हैं और आप लोगों का जो अपना ग्रुप है ट्रेड वाला, वहाँ से भी इसमें स्टूडेंट हैं। आज जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमने ये समझना है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। स्पेलिंग इग्नोर कर दीजिएगा, अक्सर गलत हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, हमने आज मेन ये डिस्कस करना है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसको समझने से पहले हम जरा इसकी तरफ जाएंगे और इसको समझेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे डिसेंट्रलाइजेशन पे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने एक जो एस्पेक्ट पढ़ा था करेंसी का, पेपर का, एक्सचेंज वैल्यू का, लोग कैसे आपस में तजारत करते हैं, ये पैसा कैसे जनरेट हुआ, दैट इज इकोनॉमिकल साइड। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिकल साइड पढ़ी थी, समझी थी। हम बेसिकली जो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए, हम डिजिटल करेंसीज, बिटकॉइन, वहां तक जाएंगे, लेकिन हम दोनों की कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज अबाउट टेक बेस्ड। तो इकोनॉमी का इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें टेक्नोलॉजी का होगा। और फिर हम अगले कुछ और सेशंस में हम दोनों चीजों को मर्ज करके देखेंगे कि दोनों चीजों की पीक, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो पीक है, जो अभी तक इंसान ने सीखा है, उसको कैसे कंक्लूड करके एक करेंसी को बनाया गया है, और टेक्नोलॉजी की जो पीक है उसको कंक्लूड करके उसकी पीक से कैसे एक डिजिटल करेंसी क्रिएट की गई और वो कैसे काम करती है। आज हमारा जो फोकस होगा दैट इज अबाउट टेक्नोलॉजी। मैं जरा चल मैं टेम्परेली आप लोगों के माइक भी ऑफ कर रहा हूँ ताकि शोर ना आए, फिर मैं आपको बाद में अलाउ कर दूंगा किसी ने कोई सवाल करना होगा। एक चीज आप सब लोगों ने सुनी होगी, क्लाइंट और सर्वर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से आ रहे होंगे, तो मैं उनको बिल्कुल लाइट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक का सर्वर कहीं और है, आपकी पिक्चर कहीं और सेव हुई हुई है। आप एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल पे, आप एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप पे, आप एक्सेस करते हैं अपने पीसी पर। तो ये जो ये एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट, और ये सर्वर है। तो ये जो पूरा नेटवर्क, इंटरनेट की दुनिया का जो जाल है, ये सारा क्लाइंट और सर्वर पे ही काम करता है। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं www.hec.gov.pk, गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वो जो वेबसाइट ओपन होती है वो आपके लैपटॉप पे ओपन नहीं होती, वो आपके मोबाइल पे ओपन नहीं होती। आप एक्सेस कर रहे होते हो तो किसी सर्वर से, जो सर्वर लाइव है इस वक्त। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया सर्वर का, और ये क्यों आईटी के अंदर इसने अपनी जगह बनाई, उसका जरा थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन बार बार रिट्रीव करनी होती है। तो सेंट्रल नेटवर्क के अंदर सर्वर बनाए गए। आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा, सर्वर को हम सब लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। फेसबुक में आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक है, गूगल है। इसी तरह जरा फाइनेंस में आ जाए तो बैंक का सर्वर है। एक बैंक है, आप उसको यूज कर रहे हैं, उसकी ऐप यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहा है, बी यूज कर रहा है, सी यूज कर रहा है, डी यूज कर रहा है। इस तरह लाखों लोग हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा है कि सेंट्रल बॉडी के पास, सर्वर के पास, या सेंट्रल बॉडी जो है उसके पास ए की डिटेल है, बी की डिटेल है, डी की डिटेल है, सी की डिटेल है। उसको ये पता है ए ने बी को कितने पैसे भेजे, बी ने ए को कितने पैसे भेजे, बी के पास इनपुट कितनी हुई, कहाँ कहाँ से इनपुट हुई, और ए के पास से आउटपुट कहाँ कहाँ गई। तो ए की जो फाइनेंशियल पिक्चर है दैट इज 100% एक्सपोज टू सेंट्रल बॉडी।
ये बहुत बड़ा थ्रेट है। मतलब सेंट्रल बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई पिछले कुछ अरसे में दुनिया के अंदर आईटी की वजह से। गूगल कितना स्ट्रांग है, मतलब इस वक्त हम क्लास में 16 लोग हैं, 16 के 16 लोगों की लोकेशन, उनके ईमेल कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ऑल्दो इंक्रिप्शन है, वो नहीं पढ़ते हमारी ईमेल्स पर, एक्सेस तो है उनके पास। तो पावर का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि गूगल चाहे तो पाकिस्तान में 1 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकता है, उसके पास सब इंफॉर्मेशन है। तो ये इतने जो स्ट्रॉन्गर नेटवर्क की वजह से एक सेंट्रल बॉडी से चीजें स्ट्रांग होती जा रही थी कि ये बहुत बड़ा पेन था। आपने जो भी हमने लास्ट टाइम अपना इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें पढ़ी, वो एक और चीज थी। अब जरा टेक बेस्ड आ जाए, टेक्नोलॉजी वाले लोगों को ये पता है, टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए ये इशू क्रिएट था कि भाई ये जो सेंट्रल बॉडी है, आपको पता होगा आपके पास जो कार्ड होता है, आपने देखा होगा डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड, वहां नीचे वीजा लिखा होता है, वीजा या मास्टर लिखा होता है। ये कोई बैंक नहीं है, ये एक सर्विस है जो पूरी दुनिया में क्रेडिट फाइनेंसिंग को डील करती है। तो आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं वीजा की, और वो पूरी दुनिया के वीजा तमाम बैंक्स यूज करते हैं, दुनिया में तमाम बैंक्स। आप अपना वीजा कार्ड दुबई के अंदर जाके यूज कर सकते हैं, कनाडा के अंदर जाके यूज कर सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, और आप यहाँ से बैठ के पेमेंट्स कर रहे होते हैं इंटरनेशनल अपने क्रेडिट कार्ड से। तो मतलब वो इंटरनेशनल बॉडी है। तो वीजा जो सेंट्रल बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया की क्रेडिट पेमेंट्स उसको पता है। उसको पता है शाहिद ने आज फेसबुक पे इतने डॉलर की एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट की है, आज इतने डॉलर से इसने इस वेबसाइट से डिजिटल करेंसी खरीदी है या कोई चीज बाय की है। तो ये एक्सपोजर जो है एक सेंट्रल बॉडी को इतनी अथॉरिटी दे देना कि अगर ये बैंक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये ए के साथ कुछ भी कर सकता है। ए को हो रहा है, आपके आपने देखा होगा पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में बैंक स्टेटमेंट ही वो वाहिद टूल होता है जहां से आपकी सारी की सारी रिसोर्सेज और एसेट्स और सारी सारी चीजें चेक होती हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ा पेन था लोगों के लिए कि एक सेंट्रल बॉडी को इतनी अथॉरिटी दे देना कि वो माई बाप बन जाए पूरे सिस्टम का। इसको कैसे खत्म किया जाए? तो ये मैं आपको जरा पिक्चर दिखाता हूँ, एक इंटरनेट पे मैंने आपको भेजी भी थी ग्रुप में, वही चीज है बिल्कुल। इस पिक्चर को जरा आपने समझना है। दिस इज सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल बॉडी जिससे सब कनेक्ट है, जो एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा था। एवरी वन इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी। अगर इस पॉइंट ने इस पॉइंट से कम्युनिकेट करना है, अभी हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो हम फाइनेंशियल उसमें देखते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कि अगर इसने उसको पैसे भेजने हैं, इसने उसको कोई रिसोर्स ट्रांसफर करना है, तो इसको जरूर पता होगा, इसको सब पता होगा। इसने इसको भेजना है, इसको पता है। तो ये जितने मतलब अभी आपके सामने ये कितने डॉट्स हैं, मोर देन नियर टू 100 डॉट्स हैं। तो ये जो 100 डॉट्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकी हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ये कौन है? क्या आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? सारी दुनिया कर रही है। और ट्रस्ट करने से क्या क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो रहे होते हैं, आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जारी होती है, हर चीज आपकी पब्लिक हो रही होती है। ये पब्लिक हो रही है किसी, ये जो बॉडीज हैं ये पूरा। लेकिन ये बॉडीज क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? क्योंकि यहाँ गारंटी होती है। तो हम देखेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर में कि ये गारंटी डिजिटल करेंसी में कैसे आती है। तो इस वक्त आपने सिर्फ ये समझना है कि ये सेंट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट। फिर कुछ सेंट्रलाइज चीजें कर दी गई, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या गया कि छोटे छोटे सर्वर बना दिए गए कि अच्छा भाई ये सबको, सब लोग एक चीज को रिपोर्ट ना करें, ऐसा करते हैं कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ इस सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर लें, इस सर्वर को इस सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, इस सर्वर को इस सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, इस सर्वर को इस सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, इस सर्वर को इस सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी सेंट्रलाइज्ड तो बनाया गया, डिसेंट्रलाइज तो हो गया। पर यहाँ पर भी जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट तो जरूर हुई है। वो सेंट्रलाइज नहीं रही, डिसेंट्रलाइज हो गई। वहां पर एक बॉडी थी, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल बॉडीज क्रिएट हो गई। यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है। पेन अभी भी वही है। क्या पेन है? कि ये पावरफुल होता जा रहा है, इसको सब पता है। ये पावरफुल करना ये एक बड़ा मुश्किल काम था, और इसी को खत्म करने के लिए जो अब टेक्नोलॉजी पिछले लास्ट कुछ अरसे में जो आई दुनिया के अंदर, और जो रियल
पावर है इस चीज़ की। हम बहुत से लोग डिजिटल करेंसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बिटकॉइन करते रहते हैं, पैसा है, ये ऐसा है, वैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन करते रहते हैं। जब उनसे पूछें ब्लॉकचेन क्या है? ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी हम बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ेंगे। ये ब्लॉकचेन की बेसिक्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाए गए, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। हर शख्स हर एक से कनेक्ट है और हर एक खुद ही सेंट्रल बॉडी है, हर एक खुद ही सर्वर है। वो अपने इर्द-गिर्द के लोगों से कनेक्ट है और सबके साथ इक्वली कनेक्ट है। इसका क्या मतलब है? ज़रा ये बात समझते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है, हैंड रेज़ है मोहम्मद ज़ीशान का। जी ज़ीशान, आपका माइक ऑन है। हम 1 मिनट का क्वेश्चन सेशन करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। जी ज़ीशान उल हक। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो डिजिटल करेंसी आप कह रहे हैं ये तीसरे वाले में होगा, जी, तीसरे वाले में। यानी ये जो अच्छा, जी, तो जी। ये आजकल एक डिजिटल करेंसी कह रहे हैं पाई, क्या वो सही है या जैसे नहीं, करेंसी पाई एक नई निकली हुई है करेंसी डिजिटल करेंसी कह रहे हैं उससे करेंसी जिसका करेंसी कौन-सी करेंसी सही है या सही नहीं है, स्कैम है या स्कैम नहीं है? ये आप लोग क्योंकि आईटी वाले ग्रुप से आए हैं, ये जो ग्रुप है जिसके साथ मैं अभी ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा हूँ, ये यही काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को करेंसीज़ के बारे में। तो ये मेरी डोमेन नहीं है कि सही कौन-सी है, कौन-सी गलत है। कासिम इधर हैं, बड़े सीनियर हमारे साथ ट्रेडर भी हैं और बाकी चीज़ें भी बड़ी अच्छा गाइड करते हैं। आपकी चैनल जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी, मैं ये लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगा। मेरा ख़्याल है इस चैनल पे इन्होंने ये वीडियो अपलोड की हुई है पाई से रिलेटेड। तो वो वही आपको उसका सही जवाब देंगे। फ़िलहाल मेरी उस पे रिसर्च नहीं है और ना ही वो मेरी डोमेन है। मैं अभी आपको सिर्फ़ टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलें। वैसे पाई आजकल बहुत आया हुआ है, दिन में मुझे भी 2-3 मैसेज आते हैं कि मेरे रेफ़रेंस से पाई जॉइन कर लें और ये तो विल डिस्कस लेटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, फेसबुक को देखें, गूगल को देखें और जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो इस वक़्त कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। कासिम सर बता चुके हैं इस बारे में। चलें अतावान ठीक है, वो वीडियो मैं इनसे शेयर कर दूँगा। कुछ लोग इसमें दूसरे ग्रुप से भी आते हैं तो उनको इधर का इंट्रोडक्शन इतना है नहीं। अ, कैन आई रिस्पॉन्ड शॉर्टली? जी, प्लीज़। कासिम भाई किधर गए? आपको मैं कासिम भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज़। सवाल का जवाब फ़ौरन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज़ आप अगर जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको और सबको मेरी तरफ से। आपको बताना चाहता हूँ कि रिलेटेड मैं जो की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक्चुअली पाकिस्तान में जो बैन की जाती है ना, पाकिस्तान में मैंने मिसाल दी है, अगर 9 पाकिस्तान में होता है तो सॉरी का पाबंदी लग जाती है। वन कॉइन पाई नेटवर्क ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट्स आते हैं। मैंने इसके अंदर डिटेल्ड वीडियो दी हुई है कि कॉइन मार्केट कैप आपके सामने है, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। कॉइन मार्केट कैप पे आने के लिए प्रोजेक्ट को अपनी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना होता है। मैंने फिर उसके अंदर फर्स्ट कॉइन का चार्ट दिखाया था कि फर्स्ट कॉइन मार्केट कैप पे आया जरूर था, लेकिन जस्ट आफ्टर 1.5 मंथ उसके क्वेश्चन मार्क लग गया था। उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, उसकी टोटल सप्लाई पे, उनकी प्राइस पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई और प्राइस कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके ऊपर मेरी वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल मार्केट कैप और डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई क्या होती है और ये किस तरह से कॉइन मार्केट कैप के लिए बड़ी जरूरी चीज है, ये आपको कल पता चल जाएगा। दूसरी रही बात आपको पाई नेटवर्क की, तो पाई नेटवर्क से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉइन था इलेक्ट्रोनियम। इलेक्ट्रोनियम कॉइन भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह की सिचुएशन में जब लास्ट टाइम बिटकॉइन चढ़ा था $1,000 से $20,000 गया था, तो सिमिलर इसी तरह का एक प्रोजेक्ट आया था इलेक्ट्रोनियम। वो भी यही कह रहे थे कि हम मोबाइल माइनिंग ऑफर करने लगे हैं, मोबाइल पे माइनिंग होगी। मैंने इस हवाले से अपना ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था कि एक माइनिंग रिग जो होता है उसमें 8 ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। एक ग्राफिक कार्ड इस टाइम 20,000 रुपए के। माइनिंग रिग के अंदर 8 ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, फिर उसकी सप्लाई, एक हैवी सप्लाई होती है, प्रोसेसर होता है, उसके बाद वो माइनिंग जो है स्टार्ट होती है। बिटकॉइन की मशीन है, 4.5-5 लाख की मशीन है माइनिंग की। तो वो मशीन माइनिंग कर रही है, तो हो इज इट पॉसिबल कि आप मोबाइल से माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं? स्टैनफोर्ड के पीएचडी होल्डर ने ये बनाई है मोबाइल माइनिंग। ये एक्चुअली मेरी नज़र में आपका डाटा इकट्ठा करते हैं, शेयर करते हैं, जिस तरह अभी शायद भाई ने बताया ना कि आपकी सेंट्रल बॉडी से कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, यानी कि आपका डाटा उनके पास चला जाता है, तो ये आपका डाटा ही इकट्ठा करके आगे सिर्फ सेल करते हैं। एज सच कोई नहीं है इसके अंदर, कोई लेजिटिमेसी नहीं है।
ना इन्होंने एक्सचेंज पे आना है। अगर आ भी जाएंगे, अपनी एक्सचेंजेस ये बनाते हैं, लोकल एक्सचेंजेस बनाते हैं, बाइनेंस और दूसरी जो एक्सचेंजेस हैं वो इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती। कॉइनबेस को है, ह्यूबी है और क्रैकन है, OKX है, बिटमैक्स है, ये कोई भी इनको लिफ्ट नहीं करवाता बिकॉज दे आर स्कैम प्रोजेक्ट्स, उनकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो ये सेम इलेक्ट्रोनियम वाला सिनेरियो है। इलेक्ट्रोनियम भी इसी तरह उन्होंने कहा कि 1 सेंट्स का हम दे रहे हैं और इसको हम $1 लेके जाएंगे। तो आप इमेजिन कर लें, अगर 1 सेंट का वाकई $1 चला जाता तो क्या हो सकता था। तो लेकिन इलेक्ट्रोनियम 1 सेंट से उठा, 10 सेंट्स गया, 15 सेंट्स गया, वहां पे लोग घुसे उसके अंदर और वो स्कैम कर गया, फ्लॉप हो गया बिल्कुल, अब बॉटम पे आके बैठा हुआ। इलेक्ट्रोनियम अभी तक ना तो बाइनेंस पे आ सका, ना किसी बड़ी एक्सचेंज पे आ सका, एक छोटी सी एक्सचेंज पे वो आया था। तो इनसे बचें, ये कोई नहीं है बाइनेंस, मैंने आपको बता दिया, वो वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया। बाकी जो कॉइन मार्केट कैप पे सर्कुलेटेड सप्लाई, टोटल सप्लाई और मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस तरह बिटकॉइन इन कमिंग फ्यूचर 10 इयर्स में $10 लाख का हो जाएगा। तो वो सारी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी शायद भाई, सॉरी कि आपका इंटरप्ट हो नहीं, गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला, थैंक यू। चलें, थैंक यू, ऐड हो गया। थैंक यू कासिम। आपकी कासिम की जो वीडियो है इस टॉपिक पे डिटेल के साथ, वो मैंने चैटिंग में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है। आप वहां से जाके डिटेल में भी कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर अभी हमने रिसेंटली ये शुरू किया है। यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको बाकी जगह नहीं मिलता। एंड द रीजन इज कि बाकी जगह सिर्फ पर्पस है मनी कलेक्शन। पैसा दे दो, मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा, ये कॉइन आ रहा है इसमें लगा दो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। यहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि भाई ये रियलिटी है। ये हम लोगों ने पिछले 10 साल के अरसे में और अपना पैसा लगा के, अपना वक्त लगा के, इवन कि अपनी जानें लगा के, बहुत जगहों में ये केसेस भी हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लगाने के बाद हमने जो चीज़ें सीखी हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को गाइड करें जो नए आने वाले हैं, और कम से कम उनको रियलिटी एक दफ़ा दिखा ज़रूर दें। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको हकीकत मालूम होने के बावजूद भी, क्योंकि पैसा है ना, पैसे के साथ लालच है, तो ग्रीडीनेस की वजह से आपको हकीकत मालूम होने की वजह से भी फिर भी आप डिट्रैक्ट होते हो, जानबूझ के होते हो। मैं आपको बता दिया गया है कि भाई मुझे 10 साल हो गए हैं, हमें ये चीज़ समझ आई है कि ये जो एबीसी कॉइन है ये है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये ऐसा है। लेकिन फिर भी जब आपको कोई बताएगा नहीं भाई इसको, ये कॉइन आज 1 सेंट का है, ये कल $1000 का हो जाएगा, आप उसी तरफ जाओगे। तो ये दुनिया ऐसी है। तो सिर्फ इस चैनल का पर्पस, इस पूरे के पूरे जो एजुकेशनल वीडियोस और सेशंस का पर्पस यही है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी समझाई जाए, आपको रियलिटी बताई जाए, और ताकि आप लोग लॉस से और फ्रॉड से बच सकें। तो इस स्कैम के ऊपर बड़े ज़बरदस्त लेक्चर करेंगे, और उसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है। कासिम भाई तो करते रहते हैं, लेकिन मैंने भी 1-2 स्कैम्स आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। चलिए जी, वापस आते हैं। तो एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हम ये सेंट्रलाइज़्ड, डिसेंट्रलाइज़्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड जो समझ रहे थे या समझ रहे हैं, ये हम विद रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन समझ रहे थे। हमने जो करेंसी पढ़ा था, बैंक पढ़ा, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो रही होती हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगर आप जाके किसी बैंक से पूछें कि 2001 में जनवरी 3 को सुबह 9:03 पे आपने कौन-सी ट्रांज़ैक्शन की थी, किस-किस के अकाउंट में, तो आपको बता देगा जी हमने इस बंदे के अकाउंट में इतनी अमाउंट इस बंदे से लेकर इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। तो ये लेजर बन रहा होता है, ये रिकॉर्ड बन रहा होता है। तो बैंक तो रिकॉर्ड इसलिए करता है कि उसको पैसे मिलते हैं, वो सर्विस चार्जेज़ काटता है, वो इंटरेस्ट लेता है, वो लेंडिंग करता है, आगे लोन देता है, तो वो कमाई करता है, वो इसलिए काम कर रहा होता है। इसी तरह जब ये डिसेंट्रलाइज़्ड किया गया, तो स्मॉल लेवल पे ये सर्वर्स चले गए, स्मॉल लेवल पे इंफॉर्मेशन डिसमेंट होना शुरू हो गई। यहाँ पर अगर ये सेंट्रल बैंक है, तो यहाँ पर ये कमर्शियल बैंक्स आ गए। ये सेंट्रल बॉडी है, ये छोटे-छोटे बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हर बैंक ने अपना-अपना रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। और ये दरमियान में सेंट्रल बॉडी से सब कनेक्ट है। ये सी रहा, और सी के बाद तो ये डिसेंट्रलाइज़ भी सेंट्रलाइज़ ही था। इंफॉर्मेशन अभी भी सबकी सबके पास है। अब आ जाए ज़रा डिजिटल करेंसीज़ के ऊपर। डिजिटल करेंसीज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एस्पेक्ट है, अगर आपसे कोई पूछे बेसिक टेक्नोलॉजी फ़र्क आपसे कोई पूछे, तो भाई डिजिटल करेंसीज़ कैसे बनाई जाती हैं? तो सबसे पहली चीज़ आप बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे बनाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? तो आप कहेंगे ये सेंट्रलाइज़ नहीं होती। तो आप कहेंगे अभी सेंट्रलाइज़ नहीं होती तो ये कैसे काम करती हैं? कौन गारंटी देता है? भई यहाँ तो वीज़ा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल रिज़र्व बैंक है, इतनी बड़ी-बड़ी गारंटीज़ हैं। आपको पता है कि भई ये नहीं हो सकता कि मैं बैंक में 2000 सबमिट कराऊँ और 6 दिन बाद जाके देखूँ तो बैंक में 1800। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
बहुत रेयर केसेस होते हैं, मसलन वो भी अगर होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। वो समटाइम किसी की ट्रांजेक्शन बहुत, अब तो खैर पहले हम अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ा करते थे, एरर पोस्टिंग हो जाती थी, किसी की एंट्री किसी के अकाउंट में कर दी, तो अब तो सिस्टम्स हैं, चेक लगे हुए, ये गलती होती नहीं है। तो ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है जो बैंक डील कर रहे हैं, बैंक आपको गारंटी देते हैं, आपको पता है मैं बैंक में पैसे जमा कराया हूँ, अगर अली जाके उमर के अकाउंट में पैसे जमा कराया तो दोनों को पता है आज नहीं तो कल नहीं, मंडे वाले दिन 4 दिन छुट्टी के बाद पैसे आ जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जाते। क्यों? आपको ये पता है कि जो ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम है ये बहुत शफाफ है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं हो सकते। इसी के साथ ये भी हिस्ट्री है कि दुनिया के अंदर बहुत से बैंक्स हैक हुए, बैंक्स के डाटा को मैनिपुलेट किया गया, बैंक को भी 3-3 4-4 दिन बाद, साल-साल बाद पता लगा। हमारे मुल्क में भी एटीएम के बहुत से फ्रॉड हुए, हमारे मुल्क में और भी बहुत से फ्रॉड होते हैं। डाटा चेंज कर दिया जाता है, आपको कॉल आती है, जी मैं एचबीएल से बात कर रहा हूँ, आप आपने आपके ये अकाउंट नंबर है, हमें आपकी डिटेल चाहिए। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चला था। तो ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम के साथ हो रहा है, दुनिया में बहुत बड़े-बड़े बैंक्स के साथ हैकर्स ये काम करते हैं। तो सेफ तो नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसको कैसे शिफ्ट किया जाए, ऐसा कौन-सा निज़ाम लाया जाए, ऐसा कौन-सा सिस्टम लाया जाए, जहाँ सेंट्रल बॉडी भी ना हो और जहाँ लोगों का रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। बिटकॉइन की पहली ट्रांज़ैक्शन जो हुई थी, वो आज रिकॉर्ड है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। जो ट्रांज़ैक्शन होती है, ये हो ही नहीं सकता कि एक डिजिटल करेंसी, मैं बीटीसी का नाम ले लेता हूँ, मैं कि बीटीसी को हम डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन, बीटीसी शॉर्ट टर्म इज़ अ बिटकॉइन। ये बिटकॉइन किसी के पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, ये हो ही नहीं सकता कि ये ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि किसी की ट्रांज़ैक्शन को जाके आप पास्ट में चेंज कर सकें, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, ये सबसे मज़ेदार और पूरे इस कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं ना बैकबोन है, ये आपको समझ आ गया, समझिए आपको सब कुछ समझ आ गया। ये जिस वक़्त इस सिस्टम में ट्रांज़ैक्शन होती है, जिस वक़्त इस ए ने, हम इसको ए कहते हैं, इसने बी को पैसे भेजे या कॉइन भेजा, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे जाता है, ये हैश क्या है, ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक कैसे बनते हैं, वो अभी हम इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहे। क्रिप्टोग्राफी कैसे हो जाती है, फिर ये पज़ल गेम जो है पूरी वो कैसे सॉल्व होती है, ये माइनिंग कैसे होती है, मतलब इतने बड़े-बड़े हेवी कंप्यूटर्स, माइनिंग फॉर्म्स या जहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इतने बड़े-बड़े हैं कि पूरे-पूरे शहरों पे लोगों ने माइनिंग फ़ार्म लगाए हैं। मैं स्वीडन का एक आपको दिखाऊँगा माइनिंग फ़ार्म की वीडियो। तो उसका मिलियन यूरो में उसका बिल आता है बिजली का। उससे किसी ने पूछा आप इससे कितना कमाते हैं? तो उसने कहा मैं ये नहीं बता सकता कितना कमाते हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मेरा जो बिजली का बिल है, वो मिलियन यूरोज़ में जाता है पर मंथ। तो ये इसकी कैपेसिटी है, वो हम देखेंगे कैसे होता है। फिलहाल सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ए ने पैसे भेजे बी को या ट्रांज़ैक्शन की बी के साथ, इसका रिकॉर्ड सब रखेंगे। ये क्या मतलब? इसका रिकॉर्ड ये भी रखेगा, 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 ये भी, ये भी, ये भी, सब के सब रखेंगे भई ₹100 ए ने बी को भेज दिए। तो ये माइनस हो गया 100 और ये प्लस 100 हो गया। ये बेसिक जिसे कहते हैं ना वो है, क्या कहते हैं, मैं भूल गया इसका बुनियाद को क्या कहते हैं भाई, जो भी है बुनियाद ही करने चलें। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये इस पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, कि एवरीवन रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जो भी इस नेटवर्क पे है, जो भी माइनिंग कर रहा है, और माइनिंग दुनिया में कोई भी कर सकता है, इस वक्त मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी ये माइनिंग कर सकता है। माइनिंग का मतलब ये रिकॉर्ड रखना है, सिंपल, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब सब लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं, इस वक़्त हम क्लास में 22 लोग हैं। अगर मैं कासिम के साथ इस वक़्त ट्रांज़ैक्शन करता हूँ और मैं कासिम को कहता हूँ, कासिम ये ₹100 आप रख लें। चलो, मैं कासिम को कहता हूँ कि ये ₹100 मैं आपको दे रहा हूँ, अपने पास रख लें। तो आप सब के सब लोग 22 के 22 लोग रिकॉर्ड रख लेंगे अपने पास कि अच्छा शाहिद ने ₹100 कासिम को दिए। ये रिकॉर्ड हो गया। अब इस वक़्त ही सब लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब 4 दिन बाद अगर मैं पूछूँगा, तो अगर आप में से कोई चेंज करना चाहेगा तो कितने चेंज करेंगे? पहले तो बात है 22 के 22 लोग चेंज कर नहीं सकते। कोई एक चेंज करेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा, क्योंकि सिस्टम कहेगा बाकी 21 तो कह रहे हैं कि शाहिद ने कासिम को ₹100 दिए हैं और ये एक कहने की कोशिश कर रहा है कि जी नहीं ₹50 दिए हैं। तो फौरन ये चीज़ जो है ट्रैक हो जाएगी और ये पकड़ा जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है सिस्टम के अंदर। तो ये डिस्ट्रिब्यूटेड
नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बेसिक ये है कि एवरीवन विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है और ये फिर कैसे जो पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करता है उसको सॉल्व करता है, उसको थोड़ा सा छोटा सा बिटकॉइन मिलता है एक फॉर्म में, वो क्या रेशियो होती है और ये कैसे इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो ये जो आइडिया था और ये जो चीज थी, और सब एक दूसरे को जानते भी नहीं। जी बिल्कुल। जी, बाबा ने क्वेश्चन किया कि कोई किसी को जानता है, तो मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कौन है, ये इस एक्स को ये नहीं पता कि ये वाई कौन है। सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनोनिमिटी, हम उसमें आएंगे एनोनिमिटी पे, तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। तो अब हुआ ये कि ये जिस वक्त ये दुनिया में आया, इसको ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये बिटकॉइन नहीं है। दिस इज नॉट डिजिटल करेंसी, दिस इज नॉट बिटकॉइन, दिस इज द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अभी फर्दर आगे क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। जो असल टेक्नोलॉजी है, जो ब्रेक थ्रू है दुनिया के अंदर, वो ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन को आप सिंपल ऐसे समझिए जैसे एंड्रॉइड सिस्टम आपके फोन पे हुआ है ना, आपने एंड्रॉइड सिस्टम अपने फोन पे इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर ऐप है, आपने फेसबुक ऐप भी की हुई है, आपने अपना वो बबल वाली कौन सी गेम थी यार, कैंडी क्रश भी आपने ऐप की हुई है। तो बिल्कुल ही तरह ये जो ब्लॉकचेन है, असल ब्रेक थ्रू, असल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है। इसकी जो सबसे अच्छी ऐप है, सबसे अच्छा जो यूजिबिलिटी है, वो बिटकॉइन कर रहा है। उसके बाद इसकी यूजिबिलिटी मेडिकल साइंस में भी हो रही है, इसकी यूजिबिलिटी कोरियर इंडस्ट्री में भी हो रही है, एविएशन में भी हो रही है, बहुत जगह पे हो रही है। ये डाटा सेव और ट्रांजेक्शन हैंडल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। और इसकी रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी चीज, इस सेंट्रलाइज सिस्टम को रखने के लिए एक बहुत हैवी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एक बहुत हैवी कॉस्ट, आपको एक इदारा बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आपको सर्वर एक ही जगह पे सब कुछ होता है। आज जाएं और स्टेट बैंक के सर्वर जाके उड़ा दें, एसबीपी के सर्वर को जाके उड़ा दें, तो क्या होगा? अगले दिन हंगामा। फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व के जहां भी सर्वर रखे हुए हैं, जितने मर्जी सिक्योरिटी सर्वर में रखे हुए हैं, जहां जितने एक सर्वर के 10 कॉपियां रखी हुई हैं, 10 के 10 सर्वर उड़ा दें, क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, सब तो एक थ्रेट ऑलवेज रिमेन की खत्म हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या है, किस किस को उड़ाओगे? ठीक है, कितने भुट्टे मारोगे हर घर से, वही बात है, कितने लोगों की माइनिंग फॉर्म्स को डिस्टर्ब करोगे? कौन कहाँ पर है पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है एक्चुअल फिजिकल दुनिया के अंदर लोगों के पास। इस नेटवर्क के ऊपर हर कोई कर रहा है। पाकिस्तान में स्वात में, पिछले दिनों स्वात में पकड़ा गया था, स्वात में बैठे लोग भी कर रहे हैं, सियालकोट में भी कर रहे हैं, हमने रावलपिंडी में भी देखे, कराची में भी लोग कर रहे हैं, छोटे एक कमरे में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो हर कमरों में रहा। चाइना के अंदर पूरे पूरे फॉर्म, जितने बड़े फॉर्म, जिसे कहते हैं ना हम, जितने बड़े जमीनों के ऊपर गंदुम लगाते हैं ना अपने देहातों के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर माइनिंग फॉर्म लगाए हैं, वो वीडियो हम देखेंगे। तो ये इतना ज्यादा फैला हुआ है और इतना ज्यादा सिस्टम एफिशिएंट काम कर रहा है, और ये एक पूरा वक्त गुजार चुका है। एक होता है इनिशियल फेज, वो इनिशियल फेज गुजर के अब मैच्योर फेज में आ चुका है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वकार जका साहब अब केपीके में भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के से। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो बोलता ज्यादा, काम कम करता, लेकिन तो देखें जो कर रहा अच्छा कर रहा है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं करते। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये उम्मीद है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अभी हम इसकी डिटेल एक दो और सेशंस होंगे, टेक्निकल चीजें इसकी समझेंगे। तो ये डिजिटल करेंसीज की बेस बना। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पे डिजिटल करेंसी काम करती है। तो ये ब्लॉकचेन का बेसिक एलिमेंट था। अभी जब सब रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सोचने की बात, ये क्यों रिकॉर्ड करेंगे? ये क्यों भाई बैठा हुआ है कि भाई देखो ए ने बी के साथ ड्रेसिंग की है तो करें, मुझे क्या करता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं ये रिकॉर्ड रखूं या मैं ये खाता रिकॉर्ड करूं किसने कौन किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है? तो ये रिकॉर्ड करने के लिए इनको पेमेंट मिलती है इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। और ये कोई पुराना बीटीसी नहीं मिलता, सॉरी मेरा ये कोई पुराना बीटीसी नहीं मिलता, ये नया बीटीसी, नया बिटकॉइन जो है जनरेट होता है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। इसकी नेक्स्ट टेक्निकल चीजें जो हैं हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल, चलेंगे बाबर, बाबर आपका माइक ऑन है। जी सर, ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये नया बिटकॉइन बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या थ्योरी है, जी जी वो काइंडली जरा बता दें। अभी इसका तो समझ आ गया कि सेंट्रलाइज क्या चीज है इसमें, ठीक है। बिटकॉइन में। अभी जी थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में अगर बता जी दें जी आप तो मैं मेहरबानी बिटकॉइन होगी। के बारे में ही बताऊंगा।
इसमें प्रॉपर हमने भी क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स भी पढ़नी है, हमने भी हैशिंग भी पढ़नी है, और बड़ी सिंपल, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं पढ़नी। ये सारा प्रोसेस कि ये ट्रांजेक्शन कैसे कोडेड होती है, मतलब किसी को पता नहीं लगता। जिस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसको नहीं पता ये किसकी ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड कर रहा है। कमाल की बात है, मतलब ये एक अनहोनी है। बैंक के अंदर तो आपको पता होता है कि मैं शाहिद की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाहिद का ये आईडी, सब कुछ होता है उसके पास, शाहिद का ये आईडी कार्ड है, शाहिद यहाँ रहता है, इसके अकाउंट में इतने पैसे थे, इसमें इसने निकाल कितने भेज रहा है, यहाँ कुछ पता नहीं है। तो ये क्रिप्टोग्राफी कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके बाद ये हैशिंग होके ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, और ये नया बिटकॉइन जनरेट कैसे होता है, और क्या सारी उम्र बिटकॉइन जनरेट होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये माइनिंग का प्रोसेस जो है इस वक्त हर आने वाला दिन जो है कम हो रहे हैं। एक लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन की, एक वक्त आएगा कि इसकी सप्लाई जीरो हो जाएगी, मतलब न्यू सप्लाई। तो ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन दुनिया में होंगे और लेने वाले अनलिमिटेड लोग होंगे। यही वो रीजन है जो भी कासिम ने मेंशन किया था कि आने वाले वक्त में बीटीसी की, बिटकॉइन की कीमत लाखों डॉलर में चली जाएगी, इससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि जब एक चीज मजीद होगी नहीं दुनिया के अंदर और लेने वाले बहुत होंगे, तो चले कुछ भी, अभी भी जो जनरेशन हो रही है वो कम हो रही है, लेने वाले ज्यादा हैं। दिस इज द रीजन इसकी प्राइस जा रही है, ये मेन वजह है। तो वो प्रॉपर हम पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। जी जिशान उल हक, आपका माइक ऑन है। जिशान उल हक, आपका हैंड रेस था। सर आपने कहा था कि ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होती डिजिटल करेंसी में। इसकी समझ नहीं आई मुझे, ट्रांजैक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? जी मैं बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन ऐसे चेंज हो सकती है कि क्या ये पॉसिबल है कि बैंक के अंदर अगर मैंने एक पेमेंट की है $1000 की आपको, जिशान उल हक को, तो ये पॉसिबल है कि बैंक का कोई एम्प्लॉई या बैंक के 3-4 लोग मिलके उस ट्रांजेक्शन को चेंज कर दें, वो जिशान उल हक के बजाय मोहम्मद जिशान के अकाउंट में कर दें 3 दिन बाद? हो सकता है ये? जी जिशान, आप चले ही गए। तो नॉर्मल केसेस में ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि माई बाप तो ये है ना, अगर यहाँ लोग डिसाइड करें कि हाँ ट्रांजेक्शन चेंज कर दें तो कर दें। अगर यहाँ ये लोग डिसाइड करें कि जमातुल दावा के लीडर जो हाफिज सईद हैं उनके बैंक अकाउंट मंजमद कर दें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो डिसाइड करें कि जिशान जो है ये किसी स्कैम में पकड़ा गया, इसका अकाउंट फ्रीज कर दो, तो फ्रीज हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली ट्रांजेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सब अथॉरिटी इनके पास है ना। डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आप, पहली बात तो सब आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन कर रहा है, तो आप किस किस को मनाओगे? तो सबका मानना इम्पॉसिबल है सिस्टम के अंदर। जी बाबर, आपका माइक ऑन है, आपने हैंड रेज दोबारा किया है। जी सर, मुझे एक सवाल है मेरा। जैसे कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम है, बैंक वाला का भी सिक्योरिटी सिस्टम है, इन पर जी जी, साइबर हमले भी होते हैं, इनका क्या सिक्योरिटी सिस्टम है? जैसे कि मैं एक मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, अगर आपकी मेरे आवाज कट रही मोबाइल है को मुझे। हैक कर ले, जी क्या वो मेरे बाइनेंस अकाउंट को भी हैक कर सकता है? ये काइंडली जरा बता दें, जी ये मैं पॉसिबल है या पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है, मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं कासिम भाई, मैं आपको इसके बाद इसका जवाब दे दूं, फिर मैं आपको माइक देता हूँ। आप सप्लाई के बारे में जो है वो साथ में काइंडली गाइड कर दीजिएगा। अभी आप पूछ रहे थे सिक्योरिटी से रिलेटेड कि इनका तो साइबर डिपार्टमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, सारी सारी। देखें, जो आपकी बाइनेंस की ऐप है उसका अगर पासवर्ड किसी के पास चला जाए, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत, अब तो हर बहुत ज़्यादा सिक्योर कर ली है। टू वे वेरिफिकेशन है, मोबाइल पे आपके मैसेज आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर है, ईमेल है। तो हैकर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो आपका ईमेल भी हैक करे, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर भी हैक करे, आपका मोबाइल भी उसके पास हो, आपकी सिम भी उसके पास हो, तो फिर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। बहुत से मेजर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जाके कोई ट्रांजेक्शन कर दे, ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि ये ब्लॉकचेन की जो लेजर है ये इफेक्ट नहीं हो सकता। तो बाइनेंस के अंदर ये तो एक चैनल है ना, कि आप बाइनेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इस नेटवर्क को, आप ब्लॉकचेन के वॉलेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। मुझे बाकी एक्सचेंज के तो नाम भूल गए, बिटरेक्स भी हुआ करती थी और बाकी चीजें होती थी। इस बिटरेक्स को हैक करने का हरगिज ये मतलब नहीं है, या आपके बिटरेक्स के अकाउंट को एक्सेस करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इस नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो एक हैकिंग और चीज होती है, एक फिशिंग का एक नाम होता है, वो और चीज होती है। आपका पासवर्ड हैक कर लेना या आपका अकाउंट आपकी मर्जी के बगैर खोल लेना, दैट इज सेपरेट थिंग।
यहाँ पर ये चीज पॉसिबिलिटी है बैंक के केस में कि आपका लेजर ही चेंज कर दिया जाए, वहां पर वो हैकिंग खतरनाक है। यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ना बाइनेंस के केस में पॉसिबल है, ना ब्लॉकचेन के केस में। इनका एक वॉलेट है ब्लॉकचेन वालों का, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ना ही ये बिटरेक्स के केस में पॉसिबल है कि ये जो लेजर है, ये लेजर चेंज नहीं कर सकता कोई भी। उसके अंदर हैकिंग करने का मतलब क्या है कि जो हैकर है उसको ये तमाम कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे, और एट अ टाइम। दुनिया के ये तमाम कंप्यूटर एट अ टाइम हैक करे और एट अ टाइम ट्रांजेक्शन चेंज करने की कोशिश करे, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ये तो मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आपको अगर हैकर को आप ये कहो ना कि आपने 10 कंप्यूटर एट अ टाइम हैक करने हैं, एट अ टाइम चेंजिंग करें, तो 10 भी नहीं कर सकता भाई। एक मिली सेकंड का फर्क भी आया तो ट्रांजेक्शन ट्रैक हो जाएगी। तो ये तो मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो उसके अंदर तो ये हैकिंग का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं दूर दूर तक। सबसे कमाल की बात डिसेंट्रलाइज की है। कासिम भाई, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, प्लीज सप्लाई से रिलेटेड और प्राइस रिलेटेड गाइड कर दीजिए। जी कासिम, आपका माइक ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये बिटकॉइन की प्राइस का एक छोटी सी मिसाल से ना आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ है, लेट्स सपोज कोई चीज़ है, उसके 10 यूनिट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर उस 10 यूनिट को लेने वाले 10 लोग हैं, तो वो कहते हैं जी हमें 1 रुपए की ये चीज़ दे दें, तो उस चीज़ की प्राइस क्या होगी? 1 रुपए। अगर उसको लेने वाले 20 लोग हैं और वो कहते हैं हमें 2 रुपए की ये चीज़ दे दें, तो उस चीज़ की प्राइस होगी 2 रुपीज़। अगर 100 लोग हैं और वो उसकी डिमांड करते हैं, तो इस तरह बिटकॉइन की देखें, टोटल जो सप्लाई है वो 21 करोड़ है, ठीक है। टोटल सप्लाई 21 करोड़ है। इस टाइम जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है ना, वो 686 बिलियन है। 686 बिलियन मार्केट कैप का मतलब ये है कि इस चीज के अंदर कितना पैसा आ चुका हुआ है। 686 बिलियन इज अ हेल ऑफ बिग अमाउंट राइट नाउ। जब लास्ट सीजन में जब बिटकॉइन चढ़ा था, जब उसकी प्राइस थी $20,000, तो तब उसकी जो मार्केट कैप थी, यानी कि उसके अंदर जो पैसा था, वो अराउंड 300 बिलियन था। और उसकी जो टोटल सप्लाई 21 करोड़ है, यानी कि 21 करोड़ बिटकॉइन मार्केट में आने हैं। उस टाइम 17 करोड़ आ चुके थे। ये आपको शाहिद भाई के अगले सेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टोटल सप्लाई क्यों कम होती जाती है। वो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना कि ये माइन कैसे होता है, वो जो माइन कर रहे हैं और उसके बदले में उनको बिटकॉइन मिल रहे हैं, वो फिर टोटल सप्लाई से उनको मिलते जाते हैं और वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर ऐड होते जाते हैं। अभी जब बिटकॉइन 21 करोड़ माइन हो जाएंगे, बिटकॉइन जब 2017 में सिर्फ 15.5 करोड़ माइन हुए थे, 2017 के बाद 16 करोड़ माइन हो गए, अभी 17 करोड़ माइन हो गए, अभी जो है 18.62 यानी कि 18.5 करोड़ माइन हो चुके हैं। पीछे जस्ट 2.5 करोड़ रह गए हैं जो कि 21 करोड़ में से माइन होने हैं। और मार्केट कैप इसका देखें 400 बिलियन से उठ के 686 बिलियन हो गया। यानी कि इसके अंदर पैसा आना आ रहा है और उसकी सर्कुलेटिंग जो टोटल सप्लाई है 21 करोड़, जब वो मुकम्मल माइन हो जाएगी, आप सिर्फ इसको इस मिसाल में ले लें कि अभी 1 ट्रिलियन इसके अंदर डिमांड है। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, गोल्ड के अंदर टोटल अराउंड पूरी इकोनॉमी का 12 या 10 ट्रिलियन है। अभी इसकी डिमांड जो लास्ट बुल सीजन हुआ था ये क्रिप्टो का, उसके अंदर 800 बिलियन टच किया था इसने, यानी कि इसके अंदर 800 बिलियन पैसा आया था। इस दफा 1.3 ट्रिलियन टच कर चुका है। फर्स्ट टाइम 1.3 ट्रिलियन इस बुल सीजन में टच किया है। और एक्सपेक्टेडली इन कमिंग 5 इयर्स ये 3 ट्रिलियन जब टच कर जाएगा, तो बिटकॉइन का मार्केट कैप जब बढ़ जाएगा, यानी कि एक चीज को लेने वाले लोग कहेंगे, एक कहता है मुझे 2 रुपए में दो, एक कहता है मुझे 10 में दो, दूसरा कहता है मुझे 1000 रुपए में दो। तो टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो मार्केट कैप जितना बढ़ता जाएगा, और एक चीज की डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे आ जाता है, यानी कि डिमांड उसकी ज्यादा हो जाती है, पैसा उसमें ज्यादा आ रहा है, तो फिर उसके बाद फिर उसकी आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस बूम कर जाती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ 21 करोड़ है, 18.62 जो मिलियन है वो माइन हो चुका है, और बाकी मजीद सिर्फ 2-2.5 करोड़ बाकी रह गया। और मार्केट कैप इसका देखें आप 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, 1.3 ट्रिलियन इस दफा क्रिप्टो ने टच किया है। अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा दोबारा करेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट बुल सीजन में आई बिलीव के 1.8 ट्रिलियन पे चला जाएगा। उसके बाद करेक्शन लेने के बाद 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन पे चला जाएगा। और जब आपको शाहिद भाई नेक्स्ट लेक्चर देंगे ना ब्लॉकचेन के बारे में, कि ये टेक्नोलॉजी हैशिंग क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, ये ब्लॉक किस तरह बनते हैं, चेन किस तरह बन के
किस तरह से रिजेक्ट होती है हैशिंग, और कितना जबरदस्त सिस्टम है। आप, मैं कहता हूँ आप हैरान रह जाएंगे पाकिस्तान में कि हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। इतनी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट लेक्चर जो शाहिद भाई का होगा ना, उसमें आपको इतनी जबरदस्त एस्टोनिशिंग किस्म की इसकी जो टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि आप कहेंगे कि यार वाकई इसको तो किसी सूरत में भी पीछे नहीं किया जा सकता। और जो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फ्लॉप है, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई, मैं आपको ये आपको अगले लेक्चर में शायद भाई के पता चल जाएगा, और वो आपको एविडेंस की बेस पे पता चलेगा। अगर ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो गई, करप्शन का खात्मा हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज इस, क्योंकि ये जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड है इसकी, कि क्यों कौन सी ट्रांजैक्शन फर्स्ट आज तक जो 2010 में हुई, उस वो आज तक रिकॉर्ड है। अभी भी ब्लॉकचेन पे जाके वो ट्रांजैक्शन आप पहली डालें, अभी तक उसकी हिस्ट्री निकल आती है। तो इसमें क्योंकि करप्शन हमेशा कैश मैनेजमेंट में होती है, तो जब सारे इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे चली जाएंगी तो हर चीज आपके सामने क्लियर होगी। इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अभी तो वो कैश हैंडलिंग कर रहे हैं ना। अगर उनको एक वॉलेट मिल जाए बिटकॉइन का कि इसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसका फंड है जी 1 अरब रुपए का इस साल का, तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन इसके जरिए वॉलेट्स को होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिस जिस को पैसे देने हैं उनके वॉलेट्स में जाएंगे, तो पब्लिक भी घर में बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री का वॉलेट डाल के देख सकती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहाँ कहाँ पैसे भेज रही है। तो ये बड़ी जबरदस्त, अगले लेक्चर में शायद भाई के आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने वो बता दिया, मैंने कहा थोड़ा सा कंफ्यूज प्राइस को लेकर के ना हो, क्योंकि प्राइस सेक्शन जो है ना वो मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। जी शायद भाई शुक्रिया। जी थैंक यू कासिम। और कासिम ने बार बार ये कह के कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होगा, मुझे मजबूर कर दिया कि नेक्स्ट लेक्चर वाकई बहुत ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप ये सारा जो अभी आपको बिल्कुल बेसिक एक टच करवाया था, ये प्रॉपर पीपीटी के साथ, एग्जांपल्स के साथ, और हैशिंग कैसे होती है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आप एक नंबर लिखते हैं तो उसको हैश कैसे किया जाता है। और ये जिस हैश 256 के जरिए होता है, ये पहले मिलिट्री कोडिंग के अंदर यूज हुआ करता था, और ये मिलिट्री हैशिंग और मिलिट्री क्रिप्टोग्राफी यूज की गई है बिटकॉइन के केस। तो वो भी आपसे डिस्कस की जाएगा। अभी ये कासिम ने बताया कि इसके ज़रिए जो है वो बहुत से यूसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये यूनिसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिसेफ यूएन का एक एजेंसी है, unicef.org, उसकी उसकी वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूनिसेफ लॉन्चेस क्रिप्टो करेंसी फंड। तो बाकी उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे डाउट या इस पे चीज़ें रह जाती हैं। तो ये तो एक है, इस तरह के बहुत से हैं। डीएचएल इस वक्त ब्लॉकचेन पे जा चुका है। उसके बाद बहुत बड़ी-बड़ी मेडिकल कंपनीज जा चुकी हैं। वो किस वजह से गई हैं, वो क्या करती हैं, वो एक सेपरेट स्टोरी है। हमारा ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो फाइनेंशियल साइड और करेंसी साइड पे रहेगा। आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी था। लास्ट में मैं आपको बताऊँ, हमने करेंसी रिलेटेड 3 चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 आपके पास थी डिविजिबिलिटी, कि डिवाइड हो सकती है। एक चीज़ वो हमने देख लिया, और आप बहुत से लोगों को पता होगा कि आईटी की वजह से मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। तो ये जो डिविजिबिलिटी है वो भी पूरी हो रही है। फिर हमने देखा था गारंटी। तो गारंटी के कॉन्सेप्ट को अभी आज अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम को समझें तो गारंटी वाला सिस्टम आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि लोग क्यों गारंटी करेंगे, कि इसका रिकॉर्ड मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो इसकी जो गारंटी का एलिमेंट है इस करेंसी का, वो आपका ब्लॉकचेन है, कि ब्लॉकचेन ये गारंटी करता है। और दुनिया में आप जिसको बताएं, जिसको पता है ब्लॉकचेन का कि ये हमने इसके बैकएंड में ब्लॉकचेन यूज की हुई है, तो उसको पता है कि ये गारंटी है। अगर ब्लॉकचेन यूज की हुई है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दुनिया के अंदर मिलियन लोग हैं जो अपने पास लिख के बैठे हुए हैं कि ये ट्रांजेक्शन 3 तारीख को हुई थी, मैं इसका गवाह हूँ। तो जब मिलियन ऑफ लोग एक चीज की गवाही दे रहे हैं तो फिर कौन मुकरेगा। और ये डाटा हैक नहीं हो सकता, वो मैंने आपको समझा दिया। तो गारंटी वहां से आती है। तीसरी चीज आती, मैंने वो समझाई थी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि अवाम उसको अप्रूव करना शुरू कर दे, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। तो ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी हम देखेंगे, ये वक्त के साथ साथ आई है। ये कभी बिटकॉइन इतने डॉलर का था, 0.001। एक वक्त बीटीसी की ये वैल्यू थी। क्यों थी? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। लोग कहते थे ये क्या कचरा है, ये तो इसका क्या करना है। फिर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई,
लोग का हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ हम आपस में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते और आज बिटकॉइन कितने का है इस वक्त जो चल रहा है, 37,000 अराउंड डॉलर का चल रहा है। तो ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी, तो एक करेंसी डिविजिबिलिटी वाली क्वालिटी को भी पूरा कर गई, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरा कर गई, और उसके बाद गारंटी का सिस्टम वो टेक्नोलॉजी से पूरा कर गई। तो ये दो एलिमेंट टेक्नोलॉजी वाइज पूरा कर गई, और जब टेक्नोलॉजी भी आ गई और साथ में सारी चीजें आ गई, तो ये भी हम फर्दर इन चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। हम जो है वो मार्केट, जी बिल्कुल, ये जो मार्केट कैप है वही आपको ये दिखा रही होती है ना, लोग जो ट्रस्ट कर रहे होते हैं वो मार्केट कैप से आप शो कर सकते हैं। वो कासिम की आप वीडियो या इस इस चैनल पे जाइएगा, वहां पर सारी डिटेल है कि मार्केट कैप क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा। तो मार्केट कैप जो है वो आप लोग उस चैनल पे जाएं, वहां जाके देख लीजिएगा। और ये कासिम के जो बाकी सेशंस हैं, और ये जो आईटी के जो यहाँ स्टूडेंट हैं जिनको मैं ये लिंक शेयर करता हूँ, मैं आज इस ग्रुप का लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिस ग्रुप के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। फॉर मी इट्स फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पज। आप पहले सीखें, जो मनी अर्निंग एलिमेंट है, हमने कमाई करनी है, यस वो इससे कनेक्टेड है, यस आपको वो करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? जब आपको ये तमाम चीजें पता हो, प्रॉस एंड कॉन्स पता हो, टेक्नोलॉजी पता हो, ताकि आप इसका बेटर यूज कर सकें और जब आप कॉन्फिडेंस से यूज कर सकें। आज जब मैंने आपको ये बताया कि यूनिसेफ इसको यूज कर रही है, तो आपने बहुत से लोगों की बात नहीं पता होगी, ये तो यूनिसेफ है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। और इसको बनाने का किसने बनाया, ये बड़ी एक जबरदस्त स्टोरी है, और ये बड़ी एक जासूसी नावल वाली स्टोरी है। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो लेक्चर हमारा डिसाइड हो चुका है कौन सा है, उससे नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये क्यों बनाया गया, इसको कौन कौन इस्तेमाल करता है। और आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कानों से धुआं निकल जाएगा अगर आपको ये पता लगा कि इसको कौन कौन इस्तेमाल करता है, और ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। हम तो अभी भी कल शब्बर जैदी एक्स सीबीआर चेयरमैन और एक स्टॉक चेन के एक्स जो हैं सीईओ, वो बैठे हुए थे और बात हो रही थी 5,000 के नोट को खत्म करने की, उस पर बहस चल रही। तो मैं सोच रहा था देखो भाई, अभी हम तो कागज पे फंसे हुए हैं। तो बड़ा वक्त है ये, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो कल को किसी ऐसे ओहदे पे पहुंचे, किसी ऐसी पोस्ट पे पहुंचे, कुछ करने के काबिल हो, तो उसके पास ये सारा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले नंबर 1 तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो इल्म है ना, और हम पढ़ते भी हैं कि मोमिन की मिरास है। तो मोमिन की मिरास सिर्फ शरीयत ही पढ़ते रहना नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी, ये साइंसी इल्म भी सीखना आपका काम है। इस वक़्त आपके इस तमाम साइंसी इल्म पर आपको अबूर था, तो हम दुनिया पे हुकूमत करते थे। ये बात याद रखिएगा, हम दुनिया पे हुकूमत तब करते थे जब हम शरई अपने हुक्म भी मानते थे, और साथ में हम सबसे बेहतरीन साइंसदान थे दुनिया के, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट थे। ये फिर दुनिया पे हुक्मरानी होती है। अब आप समझेंगे सिर्फ एक एस्पेक्ट पूरा कर लें, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा ही खोया हुआ इल्म है। ये तमाम जो इल्म इस सेशन में है और बहुत से सेशन में होता है, जो मेरा पर्पज, बिगर पर्पज, और कासिम का भी और हमारी पूरी टीम का भी, कि ये बिगर पर्पज बहुत बड़ा है इसका। तो इसको सिर्फ ये सोच के कि अच्छा ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस क्रिप्टो करेंसी का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, पाकिस्तान में कैसे यूज सकता है, और अपना जो विजन है ना उसको बड़ा करें। मैं क्लोजिंग इस पे करूंगा कि इंसान को अपना विजन पता होना चाहिए। स्टीव जॉब का विजन था डेंट ऑन द यूनिवर्स। स्टीव जॉब का विजन था डेंट ऑन द यूनिवर्स। तो आप देख लें कि वो डेंट डाल के चला गया, वो इस अंगूठे के साथ हिलाना जुलाना, टच, आईफोन, एप्पल, वो डेंट डाल गया। इससे बड़ा पर्पस जो था ना, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, फलाह इंसानियत की, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की फलाह। तो ये जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी ना, तो आप उस मिशन को या उस विजन को फॉलो नहीं कर सकते। हम तो उन्हीं के विजन पे चलना है ना। तो उनके विजन पे चलने के लिए आपने फलाह के जब काम करना है, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सही है या गलत है, मैं बहुत सी जगहों बैठ के उसको गलत भी कहता हूँ, मैं बहुत सी जगहों बैठ के इसको गलत कहता हूँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। हमने वो गलत दुनिया भी देखी हुई है, हमने इसका गलत इस्तेमाल भी देखा हुआ है, आज भी देख रहे हैं। मैं वहां बैठ के इसको गलत ही कहूंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। घर में इस वक्त आप, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, जाएं घर में छुरी पड़ी हुई है, छुरी को तेज करें, बंदा मारें, कीनू काटें, इट्स अप टू यू। छुरी तो छुरी है। अम्मी भी खरीद के लेके आएंगी, अब्बू भी खरीद के लेकर आएंगे। बकरा ईद में लोग साइकिल के ऊपर रख के बेचेंगे, वही चाकू बच्चा लेके निकल जाए मोहल्ले में, तो उसके आगे के लोग भागते हैं। तो ये बहुत सी लतीफ़ा याद आ गया। वो एक कसाई के पास एक गाहक आता है, वो उससे गोश्त लेता है और चला जाता है। तो कसाई
का जो शागिर्द होता है वो छुरी तेज करा के लेकर आ रहा होता है। तो कसाई कहता है वो ग्राहक चला गया गोश्त लेके और उसके 500 रुपये बकाया रह गए, उसने लिए नहीं। तो शागिर्द को देता है ये जा पैसे उस ग्राहक को दे दे। अब ग्राहक आगे जा चुका होता है, शागिर्द के हाथ में छुरी होती है, वो उसको आवाज देता है कि माड़ा हमारी बात सुनो, ये पैसे ले लो। उसको सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि मेरे पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है और हाथ में छुरी है, तो वही समझता है ये छुरी से मुझे मार देगा। तो ये छुरी का क्या इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, ये आप पर है। लोग फेसबुक पे क्या कुछ करते हैं, अमेजोन से क्या करते हैं, यूट्यूब पे क्या करते हैं, लोग यूट्यूब से पैसा भी कमा रहे हैं, लोग यूट्यूब पे भी पोर्नोग्राफी देखते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ होता है ना, मैं आपको दो एक्सट्रीम बता रहा हूँ। यूट्यूब पे भी बैठे सब कुछ पुट्ठे काम देख रहे होते हैं। तो ये आप पर इस्तेमाल है। तो इसको विजन बड़ा करके सीखें, सीखने का अमल पहले करें, कमाने का अमल खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि खुद ही कैसे स्टार्ट होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जबरदस्त सेशन में बड़ा भार डाल दिया कासिम आपने मेरे कंधों पे। मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज जी, जज़ाकल्लाह।